क्या इंडिया दुनिया के सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है? क्योंकि स्पेस मिशन के सक्सेस से लेकर स्टार्टअप, एआई रिवोल्यूशन और बिलियन डॉलर इकोनॉमीज तक सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता है, इंडिया इज राइजिंग। आने वाले 5 साल में पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले। आज हर न्यूज चैनल, हर पॉलिटिशियन सिर्फ एक ही बात करते हैं, सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, ये एक झूठ है। इंडिया इज राइजिंग हेडलाइन के पीछे एक ऐसी कहानी, एक ऐसा सच छुपा है जो न्यूज चैनल्स कभी नहीं दिखाते और पॉलिटिशियंस भी कभी नहीं बोलते। सोचो जरा, जब हम सुपर पावर शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में कौन आता है? अमेरिका, जिसके पास स्पेसएक्स, एप्पल, गूगल जैसे और कई बड़े बड़े कंपनी से जो पूरी दुनिया चला रहे हैं, और साथ ही चाइना, जिसका मैन्युफैक्चरिंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि पूरी दुनिया उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड है। पर वही जब हम इंडिया के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में आता है एक देश जिसके पास पॉपुलेशन तो है पर प्रोडक्टिविटी नहीं, यूथ तो है पर अपॉर्चुनिटी नहीं, टैलेंट तो है पर डायरेक्शन नहीं। बस यही नहीं, सबसे शॉकिंग बात, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ एक और चीज भी बढ़ रही है, वो है इनइक्वालिटी। क्या आपको पता है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास पूरे देश का 73% वेल्थ है। मतलब एक तरफ कुछ लोगों के पास हद से ज्यादा पैसा है और दूसरी तरफ 99% लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और ऊपर से हम कहते हैं इंडिया इज राइजिंग, लेकिन कौन सा इंडिया राइज हो रहा है? वो 1% इंडिया या वो 99% इंडिया जिनके सपने इन्फ्लेशन के साथ महंगाई में डूब जाते हैं? इसीलिए सवाल उठता है, क्यों नहीं बन सकता इंडिया दुनिया की सुपर पावर? ऐसी कौन सी वजह है जो इंडिया को सुपर पावर बनने से रोक रही है? ये आपको जरूर जानना चाहिए। हाय दोस्तों, मैं हूँ राहुल सूरपम। इस वीडियो का पर्पस आपको भारत को लेकर नेगेटिव फील कराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपी हुई असली सच्चाई दिखाना है। अगर आप दुनिया के सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट उठाकर देखो तो आपको एक पैटर्न जरूर मिलेगा। हर सुपर पावर देश के पीछे एक चीज जरूर कॉमन होती है। अमेरिका ने अपने यूनिवर्सिटी से बेस्ट माइंड्स निकाले जिन्होंने एप्पल, गूगल और नासा बनाया, और चाइना ने अपने यूनिवर्सिटी से एआई और रोबोटिक्स के जीनियस साइंटिस्ट निकाले। लेकिन जब बात आती है इंडिया की तो पूरी कहानी बदल जाती है। हमारे पास आईआईटीज और आईआईएम जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट तो है, लेकिन ये सिर्फ टॉप माइंड्स के लिए है। और तो सबसे शॉकिंग बात, हर साल इंडिया में 10 लाख से भी ज्यादा इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन पता है उनमें से 80% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयबल होते हैं। इसका मतलब है इंडिया अपने स्टूडेंट्स को एग्जाम लिखना सिखा रहा है, सोचना नहीं। जबकि अमेरिका का हार्वर्ड और चाइना का सिंगवा जैसे यूनिवर्सिटीज हर साल एजुकेशन और रिसर्च पर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही चाइना के जीडीपी का 2.4% और अमेरिका की जीडीपी का 3.5% सिर्फ रिसर्च और इनोवेशन पे ही खर्च कर देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अपने जीडीपी का सिर्फ 0.7% ही खर्च करता है। इससे समझ आता है कि दुनिया का ताकतवर देश बनने के लिए सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही नहीं, बल्कि सोचने वाले लोग भी चाहिए, और वो हमारे सिस्टम में अब भी मिसिंग है। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया सुपर पावर ना बनने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। दुनिया में शक्तिशाली देश वही होता है जिसके पास इंडिपेंडेंट इकोनॉमी होती है, जहां पैसा, पावर और प्रोडक्शन ये तीनों भी देश के अंदर से ही आते हो। जैसे कि अमेरिका जो अपना डॉलर प्रिंट करता है, जिससे वो दुनिया के ट्रेड का रियल किंग है, तो दूसरी ओर चाइना एक ग्लोबल सप्लाई चेन कंट्रोल करता है, यानी फोन से लेकर सोलर पैनल तक सब कुछ वहां बनता है। लेकिन इंडिया अब भी ऑयल इंपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करता है, और इवन डिफेंस के लिए रशिया और फ्रांस जैसे कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। मतलब हम दुनिया की फैक्ट्री नहीं, दुनिया के कस्टमर बन चुके हैं। वर्ल्ड फेमस इकोनॉमी जीन राजे का एक पावरफुल स्टेटमेंट है, इंडिया पूर सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि हम हद से ज्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट है। और अब तो ये सेम बात डेटा भी प्रूव करता है। साल 2024 तक इंडिया का ट्रेड डिफिसिट 245 बिलियन क्रॉस कर गया, और इस साल उससे भी ज्यादा। मतलब हमने जितना माल एक्सपोर्ट किया उससे कहीं ज्यादा इंपोर्ट कर लिया, और हर इंपोर्ट के साथ हमारा पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों बाहर जा रहे हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, जो दिखाता है कि हम अब भी दूसरे देशों पे कितना डिपेंडेंट है। बस यही नहीं, कभी सोचा हम दुनिया के लिए कोडर, डॉक्टर और इंजीनियर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनके लिए हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं। मतलब हम एक्सपोर्ट करते हैं ब्रेन्स और इंपोर्ट करते हैं मशीन्स, जिससे ना चाहते हुए भी दूसरे देश डेवलप हो रही है। और जब तक एक देश अपनी एनर्जी, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन सिस्टम पे खुद का कंट्रोल नहीं रख पाता, तब तक उसके विश्वगुरु का स्टेटस सिर्फ एक पॉलिटिकल स्पीच ही रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों, असली सुपर पावर वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारे वेपन्स है, बल्कि असली सुपर
सुपर पावर वो होता है जो अपने फ्यूचर को खुद डिजाइन करता है, जैसे कि अमेरिका और चाइना कर रहे हैं। लेकिन तीसरा, इंडिया सुपर पावर ना बनने का सबसे शॉकिंग रीजन है पॉलिटिक्स। मतलब अमेरिका अपने प्रेसिडेंट को बदलने के बाद भी एक ही डायरेक्शन में ग्रो करते रहता है। जैसे हर प्रेसिडेंट नासा, मिलिट्री और R&D को फंड करता है, चाहे वो बिडेन हो या ट्रम्प। लेकिन वही इंडिया में हर इलेक्शन के बाद पूरे इंडिया का डायरेक्शन ही बदल जाता है। हमारी डेवलपमेंट की फाइलें कैबिनेट टेबल से ज्यादा पॉलिटिकल रैलीज में घूमती है। हर 5 साल के बाद पॉलिटिकल लीडर नए भारत का नया विजन तो सुनाता है, लेकिन करता कुछ नहीं। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का RI मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे इंडिया में पॉलिटिक्स डेवलपमेंट से ज्यादा खुद पावरफुल बनने पे फोकस करते हैं। मतलब जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि मुंबई के मेट्रो ट्रेन को पार्क और मेंटेन करने के लिए मुंबई के RI एरिया में एक बड़ा गैरेज बनाया जाने वाला था, और एक गवर्नमेंट ने तो इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर भी दिया था। लेकिन जैसे सरकार बदली, नए गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंटल कंसर्न के नाम पर इसे कैंसिल कर दिया। फिर तीसरी गवर्नमेंट आई और उसने फिर से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। लेकिन इन सब से हुआ ये कि ओरिजिनल प्रोजेक्ट की कास्ट जो लगभग 23,000 करोड़ थी, वो डिले और पॉलिटिकल गेम्स की वजह से वही सेम प्रोजेक्ट 32,000 करोड़ तक पहुंच गया, यानी करीब 10,000 करोड़ का नुकसान। सोचे दोस्तों, 10,000 करोड़, इतने पैसे में मुंबई में 10 नए हॉस्पिटल, 200 नए स्कूल्स और हजारों जॉब्स क्रिएट हो सकती थी। मतलब इससे समझ आ रहा है कि पुरानी प्रॉब्लम्स सिर्फ वही की वही रहती है और डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ PR स्टंट किया जाता है। डॉक्टर शशि थरूर ने एक बार कहा था, इंडिया में लीडर्स पावर के लिए लड़ते हैं, प्रोग्रेस के लिए नहीं। हर पार्टी अपने इलेक्शन के बाद अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, लेकिन अगला लीडर आके उसे फिर से बंद कर देता है, जिससे हाईवे रिफॉर्म्स और कंस्ट्रक्शन सिर्फ अधूरे और विजन सिर्फ स्पीचेस में ही रह जाता है। लेकिन दोस्तों सच तो यह है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश वही हो सकता है जिसका सिस्टम स्ट्रांग हो, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल लीडर। जिसका बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका और चाइना। और इंडिया में पावर इंडिविजुअल के पास ज्यादा है और इंस्टीट्यूशन के पास कम। इसीलिए जब तक हम इस साइकिल को तोड़ नहीं सकते, तब तक इंडिया दुनिया का शक्तिशाली देश नहीं बन सकता। तो क्या इसका मतलब है इंडिया कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। इंडिया बढ़ रहा है डिजिटल रिवोल्यूशन, यूथ पावर और स्टार्टअप के साथ। लेकिन सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ GDP नहीं, माइंडसेट मैटर करता है। साथ ही सुपर पावर बनने के लिए हमें शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म, पॉलिटिक्स से पॉलिसी और कंज्यूमर से क्रिएटर बनना होगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि इंडिया कब सुपर पावर बनेगा, असली सवाल ये है कि क्या हम सुपर पावर बनने लायक है और क्या हम उस तरह सोच पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, सी यू, बाय बाय।